डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। यानी आज हम देखेंगे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है और कैसे होगा। ठीक, और आपको याद दिलाऊं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब रहता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल ऑफ वन सेंटर टू ऑर्बिटल ऑफ अनदर सेंटर। और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा मेटल से लिगेंड, यानी इसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा लिगेंड के ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो मैं बोलूँगा कि ये यहाँ पे डोनर है, डोनर, एंड दिस वन इज एक्सेप्टर। ठीक, तो इसका मतलब इसकी होती है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका होगा रिडक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बात मेरी समझ लेना, बाद में इसकी कंडीशंस भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यानी एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन होगा जब ये ट्रांसफ़र होगा। तो कौन सा ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक, इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो कैसे हो जाएगा, मतलब किस तरह हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए, इन्हें बिना एनर्जी के ये शिफ्ट नहीं होगा। तो ये कैसा हो सकता है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, यह लिगेंड का ऑर्बिटल, मैं इसको लिखूँगा लिगेंड ऑर्बिटल, और यहाँ पे दूसरा ऑर्बिटल है मेरे पास में ये, और ये है मेटल ऑर्बिटल। मेटल ऑर्बिटल, मुझे यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ पे, लिगेंड की तरफ। तो इसका मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी ये ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जंप कर सकता है फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल, या फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक, अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज़ क्यों किया मैंने वर्ड, देखो होगा क्या, जब ये लाइट, मान लीजिए वाइट लाइट इस पर पड़ रही है, और वाइट लाइट में से इसने एक कलर एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए इसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया। ठीक, अगर इसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया और जंप किया, यहाँ पे चला गया, या ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया, सपोज ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया और यहाँ चला गया। अब वाइट लाइट में से अगर एक भी कलर हम कम कर देंगे तो वो वाइट लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि वाइट लाइट बनी रहती है 7 कलर्स से। कितने कलर्स से, 7 कलर्स से। कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इससे बना रहता है। ठीक है, अब सपोज इसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की, तो ये एब्जॉर्ब हो गया। जो ही ये एब्जॉर्ब होगा तो इसका अपोजिट वाला कलर, यानी ये वाला कलर ऑरेंज, कंप्लीमेंट्री कलर, ये आपको नज़र आएगा। यानी आपको जो कंपाउंड है वो दिख जाएगा आपको ऑरेंज। यानी जिस कंपाउंड में इस तरह का एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन, वो आपको दिख जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो कंपाउंड्स कलर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, कलर्ड। और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि इसने कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, ये चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रम का। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब और एक चीज़, इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डिफरेंस, है ना, एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी है, अगर हमें इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल गया। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की, क्योंकि जितनी डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी
इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कराने में या एक्साइट कराने में, ठीक है। जितनी एनर्जी यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी। सपोज़ अगर ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहा तो ब्लू लाइट लगेगी, क्योंकि ब्लू का जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहता है। और अगर कम डिफरेंस रहेगी तो हम रेड से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ऑफ लाइट, है ना, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जितनी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस कम होंगे। क्या होंगे? एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशंस कम होंगे। ट्रांजिशन कम क्यों होंगे? क्योंकि सब के सब इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हमारे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स के 100 मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन नहीं कर सकते कि वो यहाँ से यहाँ जंप करें, यानी यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम हो गई तो मैं बोलूँगा कि ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, So we can say this intensity is inversely proportional to energy difference, intensity of color या intensity of absorption of photons, है ना। इंटेंसिटी मतलब कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, कितने लाइट के क्वांटम एब्जॉर्ब हुए, वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, कितने ट्रांजिशंस हुए। ट्रांजिशन तब ज़्यादा होंगे जब ये एनर्जी डिफरेंस कम होगी। अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हुई तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? शाबाश। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये जो है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, है ना, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ कलर बोलूँगा मैं फिलहाल, जितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उतना कलर भी हमें ज़्यादा इंटेंस दिखेगा। और एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन। और ये जो है ये मैं बोल सकता हूँ फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर भी आएगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं बोल सकता हूँ फिर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। क्लियर? बात समझ में आ गई? शाबाश। अब और एक चीज़, हमारे पास में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकती है, एनर्जी डिफरेंस कम भी हो सकती है। यानी एनर्जी डिफरेंस कम भी हो सकती है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे डेल्टा ई ज़्यादा है, यहाँ पे डेल्टा ई कम है। तो इसका मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो ज़्यादा इंटेंस होगा, इसका स्पेक्ट्रम लेस इंटेंस होगा। ये लो वेवलेंथ, ये हाई वेवलेंथ पे होगा, ये लो वेवलेंथ, ये लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन। ये ऊपर आपको पता चल गया होगा। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस ये किस पे डिपेंड करता है, और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कब होगा? समझ में आया ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? फेवरेबल कंडीशंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो डिपेंड करेगी ये मेटल पे, और दूसरा ये डिपेंड करेंगी ये कंडीशंस लिगेंड्स पे। बात मेरी समझ लेना। देखो मेटल जो है, मेटल तब इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ट्रांसफ़र करा सकता है
जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कब होगी, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब होंगे? जब इसके पास में फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे? फील्ड ऑर्बिटल्स, जैसे डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, समझ में आया ना? यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में जब ज़्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कब होंगे? जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा। याद रखना, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा। फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लो होना चाहिए। कितना लो? जैसे हम कहेंगे -2, -1, इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 या +1, ठीक है, इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट। बात मेरी समझ में आ रही है? तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप बोलेंगे कि मेटल्स में -2, -1 तो नहीं रहता है, तो ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप देखो कि +1 से 0 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको बेटर ट्रांजिशंस मिलेंगे, मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशंस। समझ में आ गई बात? शाबाश। और एक ख़ास बात जो मेटल्स में होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स जो हैं, डी ऑर्बिटल्स फील्ड होने चाहिए। डी ऑर्बिटल्स, याद रखना, डी ऑर्बिटल्स फील्ड होने चाहिए। और डी ऑर्बिटल्स फील्ड होने के साथ साथ में ये इजीली ऑक्सीडाइजेबल, यानी जहाँ से इजीली आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। लो आयोनाइजेशन, मैं कहूँगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इजीली ऑक्सीडाइजेबल। बात समझ में आई ना? क्योंकि हमें मेटल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ले जाना है कहाँ पे? लिगेंड ऑर्बिटल में। बात क्लियरली समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मेटल ऑर्बिटल जितना ऊपर होगा, यानी जितनी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ये ट्रांजिशन इजी हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी मेटल ऑर्बिटल की जो एनर्जी वो हाई होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना वो इजी मतलब ऊपर होगा, जितना वो लेवल में ऊपर आ जाएगा। सपोज एक मेटल ऑर्बिटल है, वो इस लेवल पे है, दूसरे की एनर्जी इतनी है। अगर मेटल ऑर्बिटल विद फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्रांजिशन इजी हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल है। समझ में आए ना? तो मेटल ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो हाई होनी चाहिए। क्लियर? तो मेटल ऑर्बिटल की एनर्जी हाई कैसे होगी? जब उसका मेटल का क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? सपोज हमारे पास में ये लिगेंड ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखो ये लिगेंड ऑर्बिटल है, और हम अलग अलग मेटल्स लेते हैं। एक मेटल है, उसका 3D से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, दूसरा मेटल है उसका 4D सबशेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और तीसरा है 5D से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 5D जो है ये इसका क्वांटम नंबर हाई है, यानी शेल नंबर हाई है। मैं कहूँगा शेल नंबर हाई है या पीरियड नंबर ज़्यादा है। ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाना इजी है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से और मुश्किल है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। और जो इजीली होता है, जो ट्रांजिशन इजीली होता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब उसमें एनर्जी डिफरेंस कम है, यानी उसमें फ्रीक्वेंसी कम लगेगी, वेव नंबर कम लगेगा, और वेव लेंथ लेकिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेव लेंथ ज़्यादा का मतलब एनर्जी कम। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब और एक चीज़, लिगेंड्स में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? देखो, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो रहेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अगर लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसका हो जाता है रिडक्शन, तो ये वो रिडक्शन बर्दाश्त करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि लिगेंड्स जो होने चाहिए वो रिड्यूसिबल होने चाहिए, रिड्यूसिबल, ठीक, रिड्यूसिबल होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? शाबाश। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब इसका लिगेंड का ऑर्बिटल जो है, लिगेंड का ऑर्बिटल LO, लिगेंड ऑर्बिटल, ये जितना नीचे होगा, जितना नीचे होगा उतना ही ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं इसमें, यानी उतना जल्दी ट्रांजिशंस होंगे, उतने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आना? तो ऑर्बिटल एनर्जी जो है, ऑर्बिटल एनर्जी वो लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पे? लो। जितना ये नीचे होगा उतना अच्छा है। और लो एनर्जी कब होगी? जब इसका क्वांटम नंबर लो होगा, यानी क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर ये लो होगा। मान लीजिए एक यहाँ पे हम 3D से एक्साइटेशन करा रहे हैं, 3D से, और यहाँ पे जा रहा है ये सपोज 4P में जा रहा है, या 3P में जा रहा है, यहाँ पे 5P, यहाँ पे 6P। अब 3P 4P जो ये लो एनर्जी, ये नज़दीक है इसके, जबकि ये वाले जो है ना, ये वाले ये दूर है। यहाँ पे मैं अगर 3P लिखूँगा ना, या 4P लिखूँगा, सॉरी 4P, ये 4P 5P जो ये मेटल के ऑर्बिटल्स नहीं, ये लिगेंड के, ये दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स है, इतना भी याद रख लेना। ये ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के। समझ में आया? शाबाश। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कौन कौन से लिगेंड्स में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है? मैं कहूँगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब जो लिगेंड्स में पाई बॉन्ड मौजूद हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे मेटल बनाऊँ, मेटल, और इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाऊँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास में ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड है तो इसमें पाई स्टार भी होगा। ये नेक्स्ट पेज पे सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास में, मैं अभी बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसी तरह से हमारे पास में CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन ने एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनाया है। अगर इसने पाई बॉन्ड बनाया है तो इसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, पाई स्टार, यानी इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, अवेलेबल ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स। ठीक, इसीलिए मैंने ये कहा कि लिगेंड के पास में पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पास में पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्डेड लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एक मैंने बताया आपको CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ठीक, जहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भी होता है ना। इसी तरह से CN नेगेटिव है, SCN नेगेटिव है। दीज आर पाई बॉन्डेड, यानी पाई लिगेंड्स बोलूँगा मैं इनको, पाई लिगेंड्स। इस तरह से हमारे पास में पैरिडीन है, ठीक, पैरिडीन है हमारे पास में, या नाइट्रोसिल है हमारे पास में NO, या बाईपैरिडीन है BPY, या इस तरह से ऑर्थोफिनंथ्रोलिन है, ठीक, फिनंथ्रोलिन, या पायराजीन है, या डाइथायोन एट्सट्रा। दीज आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो इस तरह के लिगेंड्स होने चाहिए। अब मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा इसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, जो बहुत ख़ास है। ख़ास क्या है? देखो, अगर मेरे पास में सपोज मेटल है, इसको गौर से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। मेटल है और इसका लिगेंड के साथ में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, यानी लिगेंड ने इसको
डोनेट किए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। अब मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स वापस कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि लिगेंड के पास में अगर पाई बॉन्ड होगा, सपोज एल का सपोज किसी ए के साथ में यहाँ पे पाई बॉन्ड, जिस तरह कार्बन का ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है, तो इसके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, पाई स्टार, ठीक। और यहाँ पे मेटल के पास में फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पे, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे मेटल टू लिगेंड, याद रखना मेटल टू लिगेंड, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था लेकिन अब दूसरा बॉन्ड बन गया। पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड जो बन गया वो पाई बॉन्ड है, ये याद रखना, ये जो बॉन्ड बन गया ये बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। और ये जो लिगेंड है इसके पास में 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, तो अब ये जो 2 बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड ये रह जाएंगे, एक टूट जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। सपोज अभी सिखा दूंगा मैं कैसे, बात समझ में आ गई। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अब इस पाई बॉन्ड बनने से क्या होगा, देखो सबसे पहले ये जब डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ये डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, क्योंकि अब ये सिंगल के बदले डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसमें। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इसको स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। तो मैं बोलूँगा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्लियर, शाबाश। और अगर मैं मेटल और सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा बॉन्ड ले लूँ, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल इजीली रोटेट कर सकते हैं। यानी आप सिंगल बॉन्ड पे आप कहीं पे भी रोटेट करा, सपोज ये सिंगल बॉन्ड है, आप ऐसे कहीं पे भी रोटेट करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, मान लीजिए अब डबल बॉन्ड हो गया, क्या आप इसको रोटेट करा सकते हैं इजीली? नहीं। अब ये जो रोटेशन है ये हो गई रिस्ट्रिक्ट। जैसे आपने एक कील लगाया दीवार में और उसके साथ में कोई लकड़ी बांध दी, सिर्फ एक कील से आप उसको रोटेट करा सकते हैं, लेकिन आप 2 कील लगा के देखो वो रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोटेशन है, रोटेशंस यानी बॉन्ड रोटेशन, अबाउट दिस बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड रोटेशन, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर रिस्ट्रिक्ट हो गई बॉन्ड रोटेशन, तो इसकी वजह से इसमें जियोमेट्री यानी स्ट्रॉन्ग जियोमेट्री या सॉलिड जियोमेट्री आ सकती है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास में, सपोज मेरे पास में एक मेटल और CH3 का बॉन्ड है इस तरह, ठीक। दूसरा है मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों में से, सपोज इसका नाम है A बॉन्ड, इसका नाम है B बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स में से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये पाई लिगेंड है तो ये इसके साथ में पाई बॉन्ड बना सकता है, बैक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जिसे हम पाई एसिडिटी भी कहते हैं, ठीक। अगर ये बैक बॉन्ड बन गया तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। क्लियर? शाबाश। और एक चीज़ देखो, जब मैंने आपसे कहा कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में पहले ऐसे बॉन्ड था, ठीक। अब मेटल ने क्या किया, मेटल ने यहाँ पे मेटल के पास में
इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल पाई स्टार है एम्प्टी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, ठीक, साइड वाइज ओवरलैप से, ठीक, ये बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो इसमें आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर। कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए थे, अब ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ की जो बॉन्ड है इनमें 2 बाकी रह जाएंगे, 1 ब्रेक हो जाएगा, ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई ना। या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, अब ये बन गया मेटल कार्बन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि ये सिंगल से डबल में चला गया, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाए, सॉरी वो कम हो जाएगी। ये बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसमें अब एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसको स्ट्रेच करने में, लेकिन ये वाली जो है ये कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ट्रिपल से डबल में चला गया, क्योंकि कार्बन एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 4 बॉन्ड। बात समझ में आ गई। तो एक की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूसरे की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश।